हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो बच्चों, हम हमारा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसके कुछ टॉपिक्स तो हैं वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल में नए हैं या जिनको नहीं पता है कि हम इसके ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स तो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो हमारी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस और जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम हमारे इस न्यूरोलॉजिकल चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बच्चों? अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज आपने मेनली सुना होगा, बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई है आजकल तो ये, और मेनली वैसे तो ये यंग एज में भी लोगों को हो जाती है, लेकिन ज्यादातर ये ओल्डर पीपल्स में ही अकर होती है। तो अल्जाइमर डिजीज होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी और जो थिंकिंग स्किल्स होती है हमारी, वो क्या होने लगती है, वो कम होने लगती है। उनकी जो एबिलिटी होती है मेमोराइज करने की या हमारी सोचने की, किसी भी चीज को प्लान करने की, ऑर्गेनाइज करने की, वो सारी जो एबिलिटी होती है वो हमारी कम होने लगती है ड्यू टू अल्जाइमर डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि साथ ही साथ हम जो डेली एक्टिविटीज कैरी करते हैं, जो डेली का हम काम करते हैं, सिंपलेस्ट टास्क है जो हमें करने चाहिए, वो भी हम इसमें नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं कि अल्जाइमर डिजीज होता क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अल्जाइमर डिजीज इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। क्या है कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है। ये क्या करता है? दैट स्लोली डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल्स। अल्जाइमर डिजीज जो है वो हमारा एक ब्रेन डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? हमारा ब्रेन डिसऑर्डर है। अब ये ब्रेन डिसऑर्डर है तो जाहिर सी बात है, ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, अब हम जो भी सोचते हैं, जो भी थिंक करते हैं, वो किसके हेल्प से करते हैं? हमारी ब्रेन के हेल्प से करते हैं। तो हमारा ब्रेन डिसऑर्डर है, तो इसकी वजह से स्लोली डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे, क्या है कि स्लोली मतलब धीरे धीरे, ये क्या कर रहा है कि हमारी मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स को क्या कर देता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इवेंचुअली द एबिलिटी टू कैरी आउट द सिंपलेस्ट टास्क। साथ ही साथ जो हम सिंपलेस्ट टास्क को कर रहे हैं, जो हमारी एबिलिटी है कि हम अपने डेली रूटीन के वर्क कर रहे हैं, जो भी सिंपल टास्क है वो परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर वो भी क्या होता है, वो नहीं कर पाता है। यहाँ की जो एबिलिटी होती है, जो सिंपलेस्ट टास्क को कैरी करने की या डेली लाइफ का जो हम वर्क परफॉर्म करते हैं, वो एबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। पीपल विद अल्जाइमर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस चेंजेस इन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। साथ ही साथ जिनको अल्जाइमर डिजीज होती है, जिन पीपल्स को अल्जाइमर है, तो वो उनके मतलब बिहेवियर एज वेल उसकी उनकी पर्सनालिटी में भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा चेंज जो है वो देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है अल्जाइमर डिजीज की? तो इट इज अ प्रोग्रेसिव डीजनरेशन न्यूरोलॉजिकल डिजीज that characterized by the gradual loss of cognitive and disturbances in the behavior and affect। तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। मतलब ये क्या कर देती है कि धीरे धीरे जो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज की वजह से ग्रेजुअल लॉस, मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज की वजह से क्या होता है कि हमारी जो हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग है, वो क्या होती है, यहाँ पर ग्रेजुअल लॉस, मतलब धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। एंड डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर एंड इफेक्ट। साथ ही साथ क्या होगा कि वहां पर हमारे बिहेवियर में भी क्या होगा, डिस्टर्बेंस अकर हो जाएगा। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोग्रेसिव डीजनरेशन न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। मतलब ये क्या है कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो प्रोग्रेसिवली डीजनरेट करती है हमारे न्यूरोलॉजिक सिस्टम को। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी कॉग्निटिव में क्या हो रहा है, ग्रेजुअल लॉस हो रहा है। मतलब स्लोली क्या हो रहा है कि हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसमें लॉस हो रहा है। एंड डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर एंड इफेक्ट, इसकी वजह से जो हमारा इफेक्ट है या जो हमारा बिहेवियर है उसमें डिस्टर्बेंस अकर हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी, इट इज अ chronic premature degeneration disorders characterized by profound impairment of cognitive function। क्या बोल रहे हैं कि chronic premature degeneration disorders है, मतलब डिसऑर्डर्स किसके हैं? ये न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्रीमेच्योर डीजनरेशन न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स हैं कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोफाउंड इंपेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन है वो इंपेयर हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं कि वो इंपेयर हो रहे हैं, इसकी वजह से हमने इसको बोला है अल्जाइमर डिजीज।
इट इज तीसरी हमारी डेफिनेशन है, इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डीजनरेशन डिजीज ऑफ ब्रेन, इट इज मोस्ट फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। ये क्या है? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीज है किसकी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी ब्रेन की एक प्रोग्रेसिव डीजनरेशन डिजीज है, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है किसकी? डिमेंशिया की। तो डिमेंशिया में भी बच्चों क्या होता है कि हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, हमारी थिंकिंग, हमारी प्लानिंग करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, डेली लाइफ की एक्टिविटीज करना, ये सारी चीजें डिमेंशिया में भी अकर होती हैं। तो डिमेंशिया क्या है? सॉरी, अल्जाइमर डिजीज जो है वो कॉमन फॉर्म है किसका? हमारे डिमेंशिया का। नेक्स्ट है इंसिडेंट स्टेट। अब इंसिडेंट स्टेट कितना है हमारे अल्जाइमर डिजीज का, मतलब कितना परसेंट जो है ये पाया जा रहा है। So there is an estimated 24 million people around the world have dementia और Alzheimer disease। कहने का मतलब ये है कि 24 मिलियन लोग हमारे वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है? अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि 24 मिलियन लोग जो है वो किससे अफेक्टेड है? अल्जाइमर से अफेक्टेड है। इट कैन अकर इन यंग पीपल, ये यंग पीपल जो हमारे यंग पीपल्स होते हैं उनमें भी ये क्या होता है? अकर हो सकता है, मतलब जिनकी एज 40 इयर्स तक है उनको। इट इंक्रीजेस विद एज, और ये क्या होता है कि अगर ये यंग पीपल में अकर हो रहा है तो इसके जो साइलेंट सिम्टम्स हैं वो कैसे वर्स होंगे? एज के साथ, जैसे जैसे आपकी एज जो है वो इंक्रीज होगी, यहाँ पर जो साइलेंट सिम्टम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? हमारे वर्स होने लगेंगे। अफेक्टिंग 30% पीपल इन 80s एंड ओल्डर, और इसी के साथ 30% पीपल जो होते हैं वो 80s, मतलब जिनकी एज जो है वो 80 हो जाती है या फिर उससे बूढ़े होते हैं, तब 30% पीपल इससे अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज द इंसिडेंस रेट ऑफ द अल्जाइमर डिजीज। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी मीन्स की कॉजेस क्या है इसकी, क्यों अकर हो रहा है? जो अल्जाइमर डिजीज है वो हमें क्यों अकर हो रही है, लोगों में ये क्यों पाई जा रही है? तो सबसे पहले अननोन, मतलब हमें इसका कोई भी एक विशेष जो कॉज है, कोई स्पेशल कॉज जो नहीं पता है, हम नहीं जानते कि ये क्यों हो रही है। बस हमें इतना पता है कि एज अ एज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एक इंसान की एज बढ़ रही है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, और ये ब्रेन डिसऑर्डर है। अगर ब्रेन में कोई डिसफंक्शन हो रहा है तो उसलिए हो रहा है, हमें इसका एक स्पेशल और स्पेसिफिक कॉज नहीं पता है। नेक्स्ट ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है बच्चों की, मैंने आपको कई बार बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यहाँ पर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो भी डेंजरस सेल्स है या जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने की बजाय जो इम्यून सिस्टम होता है वो नॉर्मल सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब ऐसा होगा, जब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, वो क्या करेगा? इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, तब भी अल्जाइमर डिजीज होने का चांस है। चेंजेस इन द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है बच्चों के? जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करते हैं हमारे ऑर्गन टू ऑर्गन या फिर हमारे ब्रेन तक, ताकि हम कोई भी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनका काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड करना है हमारे ब्रेन तक, तो वही क्या हो रहे हैं कि मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या फिर वो अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू स्लो एक्शन ऑफ वायरसेस। अब धीरे धीरे जो वायरसेस है वो क्या कर रहे हैं कि अफेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को, तब भी मतलब वायरसेस की वजह से भी क्या हो सकता है कि हमें अल्जाइमर होने का चांस है। इंक्रीज्ड एल्बुमिन डिपॉजिट ऑन सेरिब्रल टिश्यूज। सेरिब्रल मींस हमारा जो ब्रेन है, जो ब्रेन टिश्यूज है, अगर उनमें एल्बुमिन का डिपॉजिट इंक्रीज हो गया है, क्या हो गया है कि हमारे जो ब्रेन टिश्यूज है उनमें जो हमारा एल्बुमिन का जो डिपॉजिट है वो इंक्रीज हो गया है, वो बढ़ गया है। हेड इंजरी, अगर आपको किसी भी टाइप की हेड इंजरी हो गई है, अगर हेड ट्रॉमा हो गया, इंजरी को हम ट्रॉमा भी बोलते हैं, तो कभी भी आपको क्या हुआ है कि हेड इंजरी होगी है तो तब भी आपको अल्जाइमर होने का चांस है, क्योंकि हेड इंजरी हुई है तो आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स होगी तो वो वहां पर क्या होंगी, इंपेयर्ड हो जाएंगी। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपका क्या है कि मतलब फैमिली हिस्ट्री है किस चीज का, अल्जाइमर का, आपके मतलब पेरेंट्स को है या पेरेंट्स के पेरेंट्स को अगर अल्जाइमर डिजीज है तो आपको भी अल्जाइमर डिजीज होने का चांस है। तो फैमिली हिस्ट्री इज अनदर कॉज ऑफ द अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल इन द ब्रेन।
अब जो ब्रेन में हमारी जो नर्व सेल्स है, अगर वही डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, अगर वही क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तब भी क्या होगा कि आपकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो भी वहां पर इंप्योर हो जाएगी, तब भी आपको अल्जाइमर होने का चांस है। इफ यू हैव एनी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज, अगर आपके ब्रेन टिश्यूज में क्या है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन है, तब भी क्या होगा, वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा एंड इट मे कैन लीड टू अल्जाइमर डिजीज। अगर आपके ब्रेन में क्या है कि जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज है, मींस डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, अगर ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है, तब भी अल्जाइमर होने का चांस है। आपका डाइटरी पैटर्न अच्छा नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव, मतलब एक नॉर्मल से ज्यादा एक्सेसिव जो आप है वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी क्या करेगा, आपको अल्जाइमर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी कैसे हमारी बॉडी में अकर होता है अल्जाइमर, या फिर कैसे जो है ये क्या करता है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटीज को या फिर हमारे जो भी मतलब हमारी मेमोरीज को क्या करता है, अफेक्ट करता है, कैसे ये अकर होता है। सो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, मतलब किसी भी कॉज की वजह से। अभी मैंने आपको बहुत सारे कॉज बताए, जिसमें एक तो अननोन है, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट कॉज है क्या अल्जाइमर का, दूसरा है हमारा इन्फेक्शन की वजह से या फिर ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं पहुंच रही है, फैमिली हिस्ट्री है, इस तरह के अगर किसी भी कॉज की वजह से क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक न्यूरोफिजियोलॉजिक और बायोकेमिकल चेंज आर फाउंड इन पेशेंट्स अल्जाइमर डिजीज। अगर जिस पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज होने का चांस है होगी, तो वहां पर क्या होगा कि कॉज की वजह से क्या होगा कि जो भी न्यूरोफिजियोलॉजिकल और जो बायोकेमिकल चेंज होते हैं, मतलब जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होंगे अगर हमारे कहां पर, हमारे पेशेंट के ब्रेन्स में, उसके बाद क्या होगा कि न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल। तो अब आप सोचेंगे कि न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल क्या होता है, तो न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल क्या होता है कि बच्चों यहाँ पर प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाता है, कहां पर, हमारे ब्रेन में। न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो ब्रेन में क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, किन पेशेंट्स में, जिन पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज है। साथ ही साथ यहाँ पर सिनाइल प्लेक्स इन ब्रेन, मतलब प्लेग भी एक्यूमुलेट हो जाएगा कहां पर, हमारे ब्रेन में। इसकी वजह से जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, डैमेज ऑन सेरिब्रल कॉर्टेक्स लीड टू डिक्रीज इन ब्रेन साइज। अब जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो डैमेज हो जाएगा, तो हमारा जो ब्रेन का साइज है वो कैसा होगा, वो कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा इसी के साथ, इंपेयरमेंट इन द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोलिन। अब जो एसिटाइल कोलिन होता है जिसका काम क्या आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, मतलब ये एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो यहाँ पर इंपेयरमेंट हो जाता है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, एंड इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी। एट लास्ट जब न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हम कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इवन हमारी जो मेमोरी होगी वो भी इंपेयरमेंट होगी। तो हम इसको फिर से स्टडी कर लेते हैं, रिव्यू में बता देती हूँ आपको कि किसी भी कॉज की वजह से, ड्यू टू एनी इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि स्पेसिफिक न्यूरोफिजियोलॉजिक और बायोकेमिकल चेंजेस अकर हुए। उसी के साथ यहाँ पर न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल एंड सिग्नल प्लेग इन द ब्रेन, मतलब यहाँ पर प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हुआ ब्रेन में और साथ ही साथ प्लेग का एक्यूमुलेशन हुआ कहां पर, हमारे ब्रेन में। अब जब प्रोटीन का और प्लेग का, सिनाइल प्लेग का हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेशन हुआ, तब यहाँ पर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स था हमारे ब्रेन का वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डैमेज होने की वजह से हमारे ब्रेन का साइज यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। अब ब्रेन का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक्शन है वो इंपेयर हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी मेमोरी भी इंपेयर्ड हो जाएगी और पेशेंट को अल्जाइमर हो जाएगा। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जिनको हम साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं। अब अल्जाइमर वाले पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको मे बी अल्जाइमर हो गया है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए जो पेशेंट है वो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, किसी भी चीज को भूल जाएगा। अगर उसने कोई फोन नंबर याद किया है या फिर उसने किसी का एड्रेस याद किया है तो वो कुछ टाइम के लिए भूल जाएगा कि मैंने क्या याद किया था। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस में क्या है कि लंबे समय तक, वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस में लंबे समय तक अगर एक पेशेंट जो है उसको चीजें याद नहीं रह रही है, वो याद नहीं रख पा रहा है, तब उसको क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होगा। डिटोरिएशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, अब जो डेली लिविंग में वो एक्टिविटीज करता है
वो भी क्या होगा, उसमें डिटोरेशन होगा, वो भी वो करने में असक्षम होगा, मतलब वो करने में उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी ड्यू टू अल्जाइमर। लॉस ऑफ ग्लोबल कॉग्निटिव थिंकिंग, साथ ही साथ उसकी जो ग्लोबल कॉग्निटिव थिंकिंग है वो भी लॉस हो जाएगी, और इम्पेयर्ड जजमेंट, उसका जो जजमेंट है साथ ही साथ वो भी क्या होगा, इम्पेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अल्जाइमर है वो डायरेक्टली हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या क्या होगा, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होगा, डेली एक्टिविटीज में पेशेंट के डेटोरेशन हो जाएगा, ग्लोबल कॉग्निटिव थिंकिंग लॉस हो जाएंगी, साथ ही साथ उसका जो जजमेंट है वो भी इम्पेयर हो जाएगा। पर्सनैलिटी चेंजेस, अब यहाँ पर जब अल्जाइमर होगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट के बिहेवियर एज वेल उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। हालुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, अब हालुसिनेशन एंड डिल्यूजन क्या होता है कि हालुसिनेशन क्या होता है कि फॉल्स परसेप्शन, हालुसिनेशन जो हमारा होता है बच्चों को फॉल्स परसेप्शन होता है, जिसमें हम चीजों को गलत परसेप्शन करते हैं, परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रात में कोई रोप पड़ी हुई है, एक रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन हम उसको क्या परसीव करेंगे कि शायद वो स्नेक है, हम उसको एक स्नेक की तरह परसीव करेंगे, लेकिन वो स्नेक नहीं होगा, वो होगी रोप ही। नेक्स्ट है डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है, अनशेकेबल बिलीव्स होते हैं, क्या होते हैं ये, अनशेकेबल बिलीव्स होते हैं, जो चीज होती नहीं इंसान उसी पर भरोसा करता है और बहुत ही 101% वो उस चीज पर भरोसा करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर दो पार्टनर्स हैं तो उसमें जो जिसको अल्जाइमर होगा तो वो क्या करेगा कि उसे ऐसा लगेगा कि मतलब जो मेरा सामने वाला पार्टनर है वो मुझे चीट कर रहा है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन उसको अनशेकेबल बिलीव होगा, उसको पूरा विश्वास होगा कि ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो हालुसिनेशन में सिंपल सी बात है कि आप चीजों को गलत परसीव करेंगे, और डिल्यूजन में आपको अनशेकेबल बिलीव होगा, मतलब जो चीजें नहीं होगी सिर्फ आप अपने दिमाग में ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा है और आप उसी को सच मानेंगे। आपसे कोई कितना भी कहेगी कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन नहीं, आपको विश्वास है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, बस वही सही है। तो इसको हम डिल्यूजन बोलते हैं। स्पीच एंड वॉकिंग डिसऑर्डर, साथ ही साथ आपको बोलने में भी प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ आपको वॉकिंग डिसऑर्डर्स होने के भी चांसेस हैं। डिसओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन आपका नहीं रहेगा, आप किसी भी चीज को आप अपने मतलब अराउंडिंग से, आप अपने टाइम प्लेस कौन है आप किसी भी चीज से क्या होंगे, ओरिएंट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर डिजीज। तो बच्चों स्टेजेस है अल्जाइमर डिजीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है कि बताइए स्टेजेस क्या है अल्जाइमर डिजीज की। तो आपको जो स्टेजेस है वो बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन योर एग्जामिनर विल ऑल्सो आस्क द स्टेजेस ऑफ द अल्जाइमर डिजीज, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। तो स्टेज 1 अर्ली स्टेज, स्टेज 1 जो है अल्जाइमर की वो है अर्ली स्टेज। तो इसमें 2 to 4 years, मतलब ये जो स्टेज होती है वो 2 से 4 साल तक होती है। तो इसमें क्या होता है कि फॉरगेटफुलनेस, आप यहाँ पर चीजों को भूलने लग जाते हैं। ये स्टार्टिंग स्टेज है, अर्ली स्टेज है, तो यहाँ पर जिसको अल्जाइमर की मतलब क्या होगी कि शुरुआत होगी, तो यहाँ पर वो चीजें क्या करेगा कि भूलने लगेगा। कमिंग अप विद द राइट वर्ड और नेम, यहाँ पर जो भी नेम है और जो राइट वर्ड है वो उसको समझने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा कि समझ नहीं पाएगा उन चीजों को। रिमेम्बरिंग नेम्स व्हेन इंट्रोड्यूस टू न्यू पीपल, अब मैंने एक अल्जाइमर वाले पेशेंट को किसी के इंसान से इंट्रोड्यूस कराया है, अभी जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन वो थोड़ी देर में भूल जाएगा कि मैंने उसका नाम क्या बताया था। अब वो याद करने की कोशिश करेगा कि मैं जो नए इंसान से मिला था उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि रिमेम्बरिंग नेम्स व्हेन इंट्रोड्यूस टू न्यू पीपल। Having difficulty performing task in social or work setting, अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस में वर्क करें, किसी फैक्ट्री में वर्क करें, किसी इंडस्ट्री में वर्क करें, या फिर आप कोई सोशली वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने लग जाएगी। फॉरगेटिंग मटेरियल दैट वाज जस्ट रीड, अगर आपने कोई भी चीज अभी रीड करी है, आप तुरंत के तुरंत अभी आपने रीड की है और तुरंत आप भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था। लॉसिंग और मिसप्लेसिंग अ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, कोई बहुत ही वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जो आपने संभाल के रखा है। फॉर एग्जांपल कभी हम लोग के साथ भी नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि अगर हमें किसी ने अलमारी की चाबी रखने को दी है, हमारी वार्डरोब की कीज रखने को दी है, तो हम रख लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें क्या होता है कि याद आ जाता है। लेकिन अल्जाइमर वाले पेशेंट्स में क्या होता है कि वो खो ही देते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आता कि उन्होंने जो अपनी वैल्यूएबल चीज है वो कहाँ पर रखी है। Experiencing increased trouble with planning and organizing,
अब कोई भी चीज प्लान और ऑर्गेनाइज करने में क्या होगा कि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ट्रबल होगा। किसी भी चीज को प्लान और ऑर्गेनाइज करने में उन्हें इतनी दिक्कत होगी कि वो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये थी हमारी अर्ली स्टेजेस, यहां पर इन सिम्टम्स की बस शुरुआत होती है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज, मिडिल स्टेज, जो कि 2 से 12 साल तक होती है। सो यहाँ पर क्या है कि बीइंग फॉरगेटफुल ऑफ इवेंट्स और पर्सनल हिस्ट्री, किसी इवेंट्स के बारे में और पर्सनल हिस्ट्री, खुद के बारे में ही यहाँ पर जो पर्सन होता है वो भूल जाता है। यहाँ पर शायद उसको अपना नाम, अपना पता, अपना नंबर कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, कहाँ से आया हूं। तो यहाँ पर सिंपल से कहने का मतलब है कि वो कोई भी स्पेशल इवेंट्स को भी भूल सकता है और अपनी पर्सनल हिस्ट्री को भी यहाँ पर भूल जाता है। फीलिंग मूडी और विड्रॉन स्पेशली इन सोशली और मेंटली चैलेंजिंग सिचुएशन, यहाँ पर वो खुद को बहुत मूडी फील करेगा और विड्रॉ कर लेगा। कहाँ से? स्पेशली इन सोशली और मेंटली चैलेंजिंग सिचुएशंस। सोशली जो मतलब सोसाइटी में अगर उसे कोई भी चैलेंज दे दिया गया है, यहाँ पर मेंटली उसको कोई भी चैलेंज हम फेस करने के लिए बोल देंगे, तो यहाँ पर वो खुद को क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। Being unable to recall information about themselves like their address or telephone number and the high school or college they are attended। साथ ही साथ इस मिडिल स्टेज में, जो कि अल्जाइमर की मिडिल स्टेज हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपने ही बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में अनेबल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी खुद की पर्सनल हिस्ट्री ही भूल जाता है। तो यहाँ पर उसे खुद का नाम नहीं याद रहेगा, अपना खुद का एड्रेस भूल जाएगा, अपना टेलीफोन नंबर वो याद करने की कोशिश करेगा लेकिन उसे याद नहीं आएगा। ये भी भूल सकता है कि उसने हाई स्कूल कहाँ से किया है, कौन से कॉलेज में वो पढ़ रहा है, या अगर उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करी है तो कहाँ पर उसने सारा काम जो है वो परफॉर्म किए हैं। एक्सपीरियंसिंग कंफ्यूजन अबाउट वेयर दे आर और व्हाट डे इट इज, वो भूल जाएंगे, कंफ्यूज होंगे कि वो कहाँ पर है और ये कौन सा दिन है। इवन वो क्या होता है कि मंथ, डेज, ये सारी चीजें भी क्या करने यहाँ पर क्या करते हैं? भूलने स्टार्ट हो जाते हैं। Requiring help choosing proper clothing for the season or the occasion। अब यहाँ पर मिडिल स्टेज में क्या होता है कि हम जो है नॉर्मल पीपल जो है वो अपने सीजन के हिसाब से जो हम क्लोथ है वो वेयर करते हैं। मतलब क्या है कि अगर सर्दियां हैं तो उसी के हिसाब से, विंटर सीजन के हिसाब से हम अपने क्लोथ्स वेयर करते हैं, समर सीजन के हिसाब से हम अपने वेयर्स जो क्लोथ्स है उनके वेयर करते हैं। तो यहाँ पर अल्जाइमर वाले पेशेंट को हेल्प की नीड होगी, वो नहीं पता कर पाएंगे कि कौन से सीजन के हिसाब से कौन सी ड्रेस जो उन्हें वेयर करनी है। तो दिस इज द मिडिल स्टेज ऑफ द अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट इज थर्ड एंड लास्ट स्टेज, जो कि फाइनल स्टेज होती है किसकी? हमारी अल्जाइमर की। तो यहाँ पर हैविंग ट्रबल कंट्रोलिंग देयर ब्लैडर एंड बवल्स, यहाँ पर उनकी जो ब्लैडर और बवल एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, दे आर टोटली अनेबल टू कंट्रोल देयर बवल एंड ब्लैडर activities। Next, experiencing changes in sleep pattern such as sleep during the day and becoming restless at night। अब फाइनल स्टेज में जो अल्जाइमर वाला पेशेंट है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा कि उसके स्लीपिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। वो दिन में सोएगा और रात में उसे नींद नहीं आएगी, रात में वो बहुत ज्यादा एक रेस्टलेस जैसा फील करेगा, बिल्कुल उसे नींद नहीं आएगी क्योंकि वो दिन में ही ऑलरेडी सो चुका होता है। तो यहाँ पर उसका जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो टोटल कब? फाइनल स्टेज में डिस्टर्ब हो चुका होता है। शोइंग एन इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ वैंडर एंड बिकम लॉस्ट, यहाँ पर वैंडर मतलब खो जाना, भटकना। वैंडर क्या होता है कि खो जाना या भटक जाना। तो यहाँ पर जो अल्जाइमर वाला पेशेंट होगा वो खो जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा, वो भटकता रहेगा सड़कों पर, उसे अपना घर नहीं याद होगा, अपना पता नहीं याद होगा, अपना नाम नहीं याद होगा। तो यहाँ पर वो खो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर चेंजेस, साथ ही साथ यहाँ पर टोटली उसकी जो पर्सनैलिटी है और जो उसका बिहेवियर है वो लास्ट स्टेज में आकर टोटल चेंज हो जाता है। इंक्लूडिंग सस्पिशियसनेस एंड डिल्यूजन्स, यहाँ पर वो लोगों पर बहुत ज्यादा शक करने लगता है। अल्जाइमर वाले पेशेंट्स मेनली अगर आप उनके लिए खाना लेकर आए हैं तो उन्हें लगेगा कि आपने इसमें कुछ मिला दिया है, आपने क्या इसमें जहर मिला दिया है या कोई और चीज मिला दी है जो आपको नुकसान करेगी। तो यहाँ पर सस्पिशियसनेस मतलब शक, बहुत ज्यादा वो शक करने लगते हैं। डिल्यूजन्स, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उनको अनशेकेबल बिलीव्स होते हैं। और कंपल्सिव रेपिटेटिव बिहेवियर लाइक हैंड रिंगिंग और टिश्यू शेडिंग, यहाँ पर उनके मतलब एक ही मूवमेंट को वो करने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि हाथ को अपने हिलाने लग जाना या फिर फिंगर्स को हिलाने लग जाना। तो इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर उनकी क्या हो जाती है? रेपिटेटिव हो जाती है। सो दिस इज द थर्ड स्टेज, दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द अल्जाइमर डिजीज।
नेक्स्ट इज न्यू क्लासिफिकेशन। तो न्यू क्लासिफिकेशन में हमारे पास टोटल 7 स्टेजेस हैं। तो स्टेज 1 में यहाँ पर नो इम्पेयरमेंट, मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगा। स्टेज सेकंड में वेरी माइल्ड, बहुत ही हल्का सा, वेरी माइल्ड इम्पेयरमेंट होगा। स्टेज 3 यहाँ पर माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यहाँ पर आपका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो होगा किसमें, स्टेज 3 में, लेकिन बहुत हल्का होगा। नेक्स्ट स्टेज 4 मॉडरेट कॉग्निटिव डिक्लाइन, यहाँ पर आपका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा माइल्ड से थोड़ा ज्यादा, मतलब यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा चीजों को क्या कर लेंगे, भूलने लग जाएंगे। स्टेज 5 मॉडरेटली सीवियर कॉग्निटिव डिक्लाइन, यहाँ पर मॉडरेटली सीवियर मतलब अब मॉडरेट से भी थोड़ा ज्यादा जो है आपके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज 6 सीवियर कॉग्निटिव डिक्लाइन, यहाँ पर आपको सीवियर वाला कॉग्निटिव डिक्लाइन होगा। और स्टेज 7 जो कि लास्ट स्टेज हो जाएगी, यहाँ पर आपको वेरी सीवियर, मतलब ये आपकी फाइनल स्टेज होगी, यहाँ पर आप टोटली अल्जाइमर के शिकार हो चुके होंगे। नेक्स्ट है बच्चों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम पेशेंट का नेम जानेंगे, उसकी एज जानेंगे, और साथ ही साथ हम उससे पूछेंगे कि आपको कौन कौन सी दिक्कत हो रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हम यही करेंगे, हम पूछेंगे कि आपको क्या हो रहा है, आप कब से आप चीजों को भूलना आपको स्टार्ट हुआ है, या फिर आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करने में हम हेल्प करेंगे। तो ऐसे हम उनका पूरा हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करेंगे। फिर ऑटोप्सी, यहाँ पर ये क्या है कि अल्जाइमर जो है ब्रेन डिसऑर्डर है, तो हम ऑटोप्सी भी यहाँ किसकी करेंगे, सिंपल सी बात है, ब्रेन की ऑटोप्सी करेंगे। मतलब ब्रेन के कुछ टिश्यूज को लेंगे और हम पता करेंगे कि कहीं हमारे ब्रेन में कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही है, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि पेशेंट की कॉग्निटिव थिंकिंग जो है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन। तो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के ये इमेजिंग टेस्ट होते हैं, तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, उनको हम बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी अगर इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई वेरिएशन हो गया, उनका साइज बढ़ गया या साइज स्मॉल हो गया, तो इन सीटी स्कैन से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कोई भी अगर डिसऑर्डर हो गया है किसी भी ऑर्गन में, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर हम किसका सीटी और एमआरआई स्कैन करेंगे, हमारे ब्रेन का या फिर पूरे का पूरा न्यूरोलॉजिक सिस्टम का। पीटी स्कैन, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी। तो पीटी स्कैन भी क्या होता है कि ये हाई टेक्नोलॉजी हो गई है किसकी, इमेजिंग टेस्ट की। इसमें भी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको अच्छे से डिटरमाइन करते हैं कि कौन से ऑर्गन में कहाँ पर दिक्कत हो गई है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसमें हम क्या करते हैं कि हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको हम चेक करते हैं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, मतलब जब भी हमारी जो कार्डियक रिदम साइकिल होती है उसी दौरान हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है हमारे हार्ट के उसको हम चेक करेंगे। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब आते हैं एमएमएससी, ये आपके लिए एक नई चीज है, साइकेट्रिक में ये मेनली जो है वो यूज होती है। तो यहाँ पर ये ब्रेन डिसऑर्डर है, तो अल्जाइमर जो है मेनली हम उनको साइकेट्रिक पेशेंट्स में कभी कभी अगर वो सीवियर मतलब लास्ट फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हैं तो वहां पर हम इनको साइकेट्रिक कंडीशन में हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये है एमएमएससी मतलब मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि आपका साइकेट्रिक में मेनली यूज होता है। ये जो टेस्ट होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इसका टोटल स्कोर बच्चों कितना होता है, 30। टोटल स्कोर इसका 30 होता है। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, सिंपल पेन पेपर टेस्ट होता है। ये क्या होता है, सिंपल पेन पेपर टेस्ट होता है, जिसमें हम उसकी टाइम, ओरिएंटेशन, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, ये सब हम चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ पिक्चर्स बना देंगे, तो हम पूछेंगे पेशेंट से आप बताइए कि ये क्या है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, उनका मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। कोई पिक्चर्स ड्रॉ कर दी या फिर कोई चीज ड्रॉ कर दी, उसके बारे में अच्छे से उनसे पूछेंगे, पूछ लिया टाइम कितना है, अगर उन्होंने सही बताया तो उसी हिसाब से हम एक पूरा चार्ट बनाते हैं, तो हम उसको क्या करते रहते हैं, टिक करते रहते हैं। तो ये होता है हमारा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब अल्जाइमर डिजीज में हम किसी भी टाइप का सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सा हम सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स को क्योर करने के लिए यहाँ पर हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट मेडिकेशन एडमिनिस्टर फॉर अल्जाइमर डिजीज, एडी यहाँ पर क्या है, अल्जाइमर डिजीज है, तो यहाँ पर फर्स्ट मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे दैट इज टेक्राइन हाइड्रोक्लोराइड।
याद रखिएगा बच्चों इस मेडिकेशन को। आपके एग्जामिनर आपसे जरूर पूछ सकता है वाइवा में कि बताइए कि अल्जाइमर में फर्स्ट लाइन मेडिकेशन जो है वो कौन सी देते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज टेक्राइन हाइड्रोक्लोराइड। इट इनहेंसेस एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहेंस करता है, तो ये क्या करता है, इनहेंस करता है एसिटाइलकोलिन को अपटेक बाय ब्रेन, जो किससे अपटेक होता है, हमारी ब्रेन से, दस मेंटेनिंग मेमोरी स्किल्स फॉर पीरियड टाइम। ये क्या करता है, जो भी हमारी मेमोरी स्किल्स है, जो थिंकिंग स्किल्स है, उनको मेंटेन करता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कौन सी मेडिकेशन, टेक्राइन हाइड्रोक्लोराइड। सेकेंड मेडिकेशन, इसी के साथ जो हमारी सेकेंड मेडिकेशन है वो है डोनपेजिल। कौन सी है, डोनपेजिल। फिर डिक्रीज मेमोरी और कंडीशन के लिए, अगर आपकी जो मेमोरी है या फिर आपकी जो कंडीशन है वो डिक्रीज हो गई है, तो उसके लिए आप कौन सी मेडिकेशन लेंगे, वो है डोनपेजिल और मेमेंटीन। कौन सी मेडिकेशन है, डोनपेजिल और मेमेंटीन। अगर अल्जाइमर में पेशेंट डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, तब हम उसको एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग देंगे, जिसमें सर्टलिन और सिटाप्रम जैसी ड्रग्स जो है हम पेशेंट को देंगे। बट दीज ऑल मेडिकेशंस आर गिवन बाय द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हम कोई भी मेडिकेशन एज अ नर्स पेशेंट को नहीं देंगे। नेक्स्ट है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। अब अभी मैंने आपको बताया कि अल्जाइमर है तो पेशेंट के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स तो हैं, वो होंगी। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को देंगे, लोक्सापिन, हैलोपेरिडोल, क्विटियापिन एंड लोराजिपाम। स्लीप डिस्टर्बेंस, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेशेंट का जो स्लीप डिस्टर्बेंस है वो भी हो जाता है कि मतलब पेशेंट दिन में सोएगा और रात में उसे नींद नहीं आती है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस को ट्रीट करने के लिए हम ज़ोलपीडेम जो है ड्रग पेशेंट को देंगे। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, हम अल्जाइमर को मेडिकली इन ड्रग से क्या है ट्रीट कर सकते हैं। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ नर्स हम कैसे अपने अल्जाइमर पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम उसका ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, सपोर्टिंग कॉग्निटिव फंक्शन। तो सबसे पहले प्रोवाइड काम एंड प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट। पेशेंट जो होता है इस पीरियड में बहुत ज्यादा क्या अग्रेसिव होने का भी चांस होता है, तो पेशेंट को हम बहुत ही काम सा, बहुत ही प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। प्लेजेंट मैनर ऑफ स्पीकिंग विद क्लियर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन शुड बी प्रोवाइडेड। अब पेशेंट जो है कि उसका यहाँ पर जो स्पीच मतलब जो स्पीचिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होने लगता है, तो हमें पेशेंट से बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात करनी है, बहुत ही क्लियर शब्दों में, और छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करके हम उससे बात करें। बहुत ही लॉन्ग कन्वर्सेशन जो है वो हम अल्जाइमर वाले पेशेंट के साथ नहीं कर सकते हैं। कलर कोडिंग डोरवे हेल्प्स पेशेंट टू आइडेंटिफाई देयर रूम। पेशेंट जो होता है वो अपनी सारी चीजें भूल जाता है, इवन अपने रूम की लोकेशन तक भूल जाता है कि मतलब बेड कहाँ पर रखा है या फिर उसकी ड्रेसिंग टेबल कहाँ पे रखी है, वॉशरूम कहाँ पे है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डार्क कलर्स का यूज करेंगे, ताकि पेशेंट को हम बताएंगे कि ये वाला कलर जो है ये आपके बाथरूम को इंडिकेट करता है, ये वाला कलर आपकी ड्रेसिंग को इंडिकेट करता है। तो हम एक ड्रेस कोडिंग मेंटेन कर देंगे और पेशेंट को उसी के हिसाब से हम ट्रेन कर देंगे। नेक्स्ट है फिजिकल सेफ्टी। अब यहाँ पर क्या है कि फिजिकल सेफ्टी भी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर वाले पेशेंट के लिए। तो सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब रास्ते में कोई भी ऐसी शार्प चीज है या फिर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे पेशेंट जो है वो टकरा कर गिर जाए। नाइट लाइट, प्रॉपर नाइट लाइट का भी हमें क्या करना है, वहां पर अच्छे से स्पेशल अरेंजमेंट करना है। मॉनिटर न्यूट्रिशन, यहाँ पर जो पेशेंट होता है वो अपनी सब चीजें भूल जाता है, तो पेशेंट खाने पीने का भी ध्यान नहीं रख पाता है। मतलब उसे याद ही नहीं होता कि उसने खाना खा लिया है, अभी उसने खाना खाया होगा लेकिन उसे याद ही नहीं होगा, और नहीं भी खाएगा तब भी वो कहेगा कि मैंने जो खाना है वो बहुत टाइम पहले ही खा लिया। तो यहाँ पर हमें एज अ नर्स उसके न्यूट्रिशन को भी क्या करना है, अच्छे से मॉनिटर करना है। हजार्ड फ्री इन्वायरमेंट, वही मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसे मतलब चीजें जो है वो बेडरूम में नहीं होनी चाहिए जिससे पेशेंट जो है वो टकरा कर गिर जाए। रिड्यूस एंजाइटी एंड एजिटेशन, पेशेंट जो होता है कभी कभी बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और उसे गुस्सा बहुत आता है, तो यहाँ पर हमें उसकी एंजाइटी और एजिटेशन को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। प्रोवाइड सोशलाइजेशन एंड इंटीमेसी नीड्स, पेशेंट को हमें यहाँ पर जो पेशेंट होता है वो सोशल एक्टिविटीज से बिल्कुल विड्रॉ हो जाता है, तो हमें उसको क्या करना है कि उसको सोशल मतलब एक सोशलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी हेल्प करनी है। उसका कम्युनिकेशन, यहाँ पर उसका जो कम्युनिकेशन पैटर्न होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, उसका कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। प्रमोट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ केयर, पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है तो हमें उसका इंडिपेंडेंस जो है उसको भी प्रमोट करना है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रमोट करना है और बैलेंस्ड एक्टिविटीज एंड रेस्ट,
मतलब उसकी एक्टिविटी और रेस्ट के बीच में क्या करना है, बैलेंस मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट ने बहुत ज्यादा काम कर लिया है अब वो रेस्ट नहीं कर रहा है, या फिर बिल्कुल रेस्ट ही कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करना है किसके बीच, एक्टिविटीज और रेस्ट के बीच। सो बच्चों ये था हमारा अल्जाइमर डिजीज, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और स्पेशली मैंने आपको बताया कि इसकी स्टेजेस तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है वो खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बस ये याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमारी वीडियोज के साथ बने रहने के लिए, नई नई वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो प्लीज आप वहां पर कमेंट करें, ताकि हम उन चीजों को पढ़कर और इंप्रूव करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।